हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ सुबह 9 बजे विजन आइज मैगज़ीन की क्लासेस चलती हैं और ये 15 से 20 मिनट की क्लासेस होती हैं, जिसमें मैं आपको विजन आइज की मैगज़ीन को एक्सप्लेन करता हूँ, उसको अच्छे से कराता हूँ, उसमें से PYQs को बताता हूँ कहाँ से किस चीज़ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आज इसी क्रम में मैं आपको इन्वायरमेंट का जो आर्टिकल वाला सेक्शन है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके नीचे हमने न्यूज एंड शॉर्ट्स को कवर कर लिया पूरा। तो इन्वायरमेंट सेक्शन का ये हम लोग नीचे से शुरू कर रहे हैं। ज्वारी ऊर्जा, टाइडल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइडल एनर्जी आप GS3 में देखिएगा सिलेबस में। टाइडल एनर्जी तो नहीं लिखा, पर ऊर्जा संबंधी जो चीज़ें हैं वो मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो ऊर्जा में टाइडल एनर्जी आ जाता है। तो हाल ही में न्यूज में क्यों रहा है, ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने क्या बोला है, भारत में ज्वारी ऊर्जा विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। किसने? संसदीय स्थायी समिति ने भारत में ज्वारी ऊर्जा विकास पर एक रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तथ्य के रूप में, अंत समझ तथ्य में क्या दिया है, महासागरीय जो ऊर्जा होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तरंग, फिर दूसरा ज्वारी और तीसरा महासागरीय तापीय ऊर्जा। ठीक है, तो जो समिति है, संसदीय समिति, उसने क्या कहा, भारत में जो ज्वारी और तरंग ऊर्जा की अनुमानित क्षमता क्या है, 12,455 मेगावाट से लेकर के 41,300 मेगावाट तक संबंध ये है। ठीक है, ज्वारी ऊर्जा 12,455 और तरंग ऊर्जा 41,300। ठीक है, इसके अलावा इसमें निम्न और मध्यम ज्वारी ऊर्जा तरंग वाले कौन कौन से संभावित क्षेत्र हैं ये बताया गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, चूंकि ये क्या है कि ये मैपिंग आपको मैपिंग में सवाल दे देगा, या फिर आपको अगर ये हो सकता है कि सवाल कहीं और से भी बन जाए, उसमें मैच द कॉलम में, तो उसमें ध्यान देना है कि जो निम्न और मध्यम ज्वारी तरंग ऊर्जा वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, दूसरी आता है पाक की खाड़ी, जो तमिलनाडु में मन्नार चैनल है, पाक खाड़ी। ठीक है, पाक स्टेट वहाँ पे है। और तीसरा जो है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, दक्षिण हल्दिया और सुंदरबन। ये क्या है, आपके ज्वारी तरंग ऊर्जा वाले संभावित क्षेत्र हैं। ये संभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ से ऊर्जा का दोहन, संसाधन का दोहन किया जा सकता है। हालांकि जो महासागरीय तापीय ऊर्जा की क्षमता का भी क्या है, पूरी तरह से आकलन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाता है महासागरीय ऊर्जा की, तो महासागरीय ऊर्जा कई प्रकार की होती है। इसमें से ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हैं? एक है वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा। यह क्या है, समुद्र की ऊपरी सतह पर क्या है, वायु की गतिज ऊर्जा के स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब समुद्र की जो ऊपरी सतह होगी उस पर वायु की जो गतिज मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी, उसी के क्या होगा, स्थानांतरण से तो क्या होगा, ये वह उत्पन्न होता है। इसके तहत क्या होती है कि जो समुद्र तटों होती हैं, महासागरों में उपस्थित तरंगों क्या होता है, उपयोग करके इसके क्या की जाती है, इसी से एनर्जी प्राप्त की जाती है। दूसरा आता है ओशन करंट एनर्जी। दूसरा ओशन करंट एनर्जी में क्या है, यह महासागरीय जल के परिसंचरण से क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, तीसरा आता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। यह महासागर क्या होती है, ऊपरी और निचली परत में, जैसे महासागर है, ठीक, उसकी ऊपरी परत और इसकी निचली परत, इसके बीच में तापमान का अंतर होता है। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होती है, ओशन थर्मल एनर्जी। इसी से जो है तापमान के अंतर से ही जो है ये एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, चौथा आता है आपका लवर प्रवणता, यानी कि ऑस्मैटिक प्रेशर। ये क्या होता है, नदी के मुहाने पर जो मीठे और समुद्री जल के बीच में जो सैलिनिटी का स्तर होता है, देखिए नदी के मुहाने पर और समुद्री जल के बीच में, ठीक है, ये जो नदी आकर गिर रही है तो इसके मुहाने पर और समुद्री जल इसके बीच में सैलिनिटी का अंतर, ये खारा होगा, ये कम खारा होगा। तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या होती है, ऑस्मैटिक प्रेशर से क्या होता है, यहाँ पर भी एक एनर्जी रिलीज होती है। इसी को जो है ये महासागरीय ऊर्जा के एक प्रकार होते हैं। हालांकि जो समिति ने भारत में ज्वारी ऊर्जा विकास पर रिपोर्ट दी है, उसमें अगर बहुत सारी चुनौतियों का विवरण दिया गया है। ये विवरण आपके मेंस के आंसर में भी यूज किए जा सकते हैं, ताकि यही जो है, ये चूँकि ये ऑथेंटिक डेटा होते हैं, ऑथेंटिक सोर्स से आए होते हैं, संसदीय स्थायी समिति के द्वारा बनाई गई होती हैं। तो तकनीकी के क्षेत्र में देखें तो विनिर्माण के सीमित विस्तार के कारण क्या है, टरबाइन की पूरी दक्षता जो है हासिल नहीं की जा सकी है। ठीक, उपकरण की लागत भी बहुत अधिक बनी हुई है। इसके कारण क्या है, तकनीकी संबंधी समस्याएं विद्यमान है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, दूसरा चुनौती क्या है, अप्रत्याशित पर्यावरणीय स्थितियां, जैसे क्या है कि महासागरीय ऊर्जा क्षेत्र में क्या है, कार्यान्वयन का अनुभव नहीं होना एक बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है। तीसरा जो है वो क्रोजन है, यह खारा जल क्या है, अत्यधिक क्षयकारी होता है। ठीक, मतलब ये इरोजन को प्रमोट करता है। इरोजन का प्रभाव को दूर करने के लिए उपकरण के डिज़ाइन, निर्माण और स्थापना में क्या है, अतिरिक्त देखभाल लगेगी, और इसकी क्या है, टेक्निक अभी भी अवेलेबल नहीं है। ठीक,
जैव प्रसंदूषण, ये क्या होता है? बायोफॉलिंग, ये क्या होता है? समुद्र में जो लगाए गए उपकरणों के गतिशील हिस्सों में क्या है, लघु आकार के जीव और पादप फंस जाते हैं। सही बात है, छोटे छोटे आकार के जो जीव होंगे, इससे क्या होगा कि जो जो उपकरण होता है वो काम करना बंद कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमेशा रख रखाव की जरूरत पड़ती है, यह प्रक्रिया अत्यधिक महंगी हो सकती है। ठीक, बायोफ्यूलिंग। अब एक आता है वित्तीय संबंधी क्या क्या चुनौतियाँ, ये सब तकनीकी चुनौतियाँ थी। वित्तीय चुनौतियाँ क्या है? इसमें अत्यधिक संचालन में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसकी जो लागत है ये उपकरणों की आरंभिक लागत से भी अधिक है महासागरीय ऊर्जा की। ठीक, अब जोखिमों को कम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने से क्या पर्यावरण परियोजना में लाभ प्राप्ति की कमी हो जाएगी। तो ऐसी में क्या है, वित्तीय संस्थान अधिक रुचि नहीं लेते हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी इसीलिए यहाँ पे कम है। यहाँ पे निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है वो बिल्कुल कम है। ठीक, अब आता है पर्यावरण संबंधी चुनौतियाँ। महासागरीय जल के किनारे क्या है, निरंतर फ्यूलिंग कम होने से, अपरदन के बढ़ने से क्या तटीय क्षेत्र का वनस्पति आवरण और पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, प्रभावित हो सकता है। ये भी एक बड़ी चुनौती है। लगाए गए उपकरणों और विद्युत चुंबकीय प्रभाव और ध्वनि प्रभाव की वजह से क्या है, प्रवासी पक्षियों की आवाजाही बंद हो सकती है। समुद्री प्रजातियों की संवेदी बाधा में भी ये बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर विद्यमान है। अब दूसरा आता है टाइडल एनर्जी। अब ये टाइडल एनर्जी को बताया गया है। अब इसमें आगे की राह क्या है, इसको हम देखेंगे टाइडल एनर्जी को। आगे की राह ऐसे में जो चुनौतियाँ उसके लिए क्या हो सकती हैं, तो जो चुनौतियाँ उसके लिए आगे की राह में ये हो सकती हैं कि महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों का क्या करना है, व्यवहारिक रूप से आकलन करना है। आकलन करना है किस तरह से, व्यवहारिक रूप से। इसको ध्यान देना है, व्यवहारिक रूप से। इससे क्या होगा, व्यवहारिक और दीर्घकालीन लाभों विचार करने के लिए क्या स्थान विशिष्ट ज्वारीय ऊर्जा की विकास लागत का भी आकलन किया जा सकेगा। ठीक, दूसरा आता है जो पायलट परियोजना स्थापित करना, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा की स्थापना से क्या है, इसके पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिए पायलट परियोजनाएं बहुत जरूरी हैं। ठीक, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ, ये क्या होता है कि इसके लिए जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को क्या है, वाणिज्यिक ज्वारीय परियोजनाओं के विकास को सुनिश्चित करने के लिए गैर सौर आरपीओ यानी कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के तहत सागरीय ऊर्जा को शामिल करने के बाद उस दिशा में किए गए प्रयासों की क्या करनी चाहिए, निगरानी करनी चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन बहुत जरूरी है। ठीक, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसको बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, IEA इसको, ये आपका क्या है, ये आपका जो GS3 उसमें सिलेबस में सीधे मेंशन है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। तो जो समुद्री ऊर्जा है परियोजना है उसमें क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिकी सतत का क्या होगा, व्यवहारिक रूप से आकलन किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन GS3 में डायरेक्ट मेंशन है। ठीक है, तो अब ये उदाहरण आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ये उदाहरण बहुत ज़रूरी है कि क्या है, ये जो वैश्विक अनुभव है उसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे क्या है, विशेष रूप से फ्रांस और साउथ कोरिया की 2 परियोजनाएं ऐसी हैं दुनिया में जो स्थापित ज्वारीय ऊर्जा के लगभग 90% के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन करना चाहिए। वित्त पोषण के विकल्पों को जोखिम रहित बनाना चाहिए। ठीक है, नवीकरणीय क्षेत्र का ऋण देने के लिए इरडा जैसे नवीकरणीय वित्त पोषण संस्थानों द्वारा क्या करना चाहिए, टैक्स फ्री बॉन्ड जारी करने चाहिए, सॉफ्ट लोन देना चाहिए, सॉफ्ट लोन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप क्या जाते हैं टाइडल एनर्जी में। अब आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, ये है संपीड़ित बायोगैस यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG। आपने CNG की बात सुनी होगी, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ आता है अब CBG कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति जो थी उसने क्या किया, उसने पिछले साल क्या है सतत यानी कि CBG के कार्यान्वयन की समीक्षा विषय पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक, अब ये क्या है, इस समिति ने रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा एक जो कदम उठाएगा उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक, तो जो सतत की बात की जा रही है SATAT सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, इससे कब स्थापित किया गया था, इससे 2018 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, इसलिए इसको मैंने ग्रीन से यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है उस उत्पादन संयंत्रों की क्या करना है, स्थापना करना है। वाहनों में ईंधन के रूप में इसके बाजार में CBG को उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब ये CBG का उत्पादन प्राकृतिक रूप से बायोगैस के जो है एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन से किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होते हैं, कृषि अपशिष्ट होते हैं, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट होते हैं, गन्ना प्रेस मड आदि शामिल होते हैं इसमें। CBG क्या होते हैं, बायोगैस के शुद्धिकरण और संपीड़न के बाद इसमें प्राप्त होती है, जिसमें मीथेन की जो मात्रा होती है सबसे अधिक होती है। और कैलोरी क्या होता है,
उच्च होता है। मतलब अगर आपको यूपीएससी प्री यहाँ फंसा देगा तो इसको ध्यान देना है कि जो अब ये क्या होता है कि यूपीएससी प्री या यूपी पीसीएस में भी यह सवाल बनते हैं कि कोई गैस में कंपोजिशन की किस चीज़ की कंपोजिशन सबसे अधिक है। तो यहाँ आपको देना है सीबीजी में, ठीक, यहाँ क्या है, मीथेन की जो कंपोजिशन है वो सबसे हाई है। ठीक है, मीथेन की कंपोजिशन सबसे हाई है, इसमें ध्यान देना आपको। अच्छा, इसके बाद क्या है, जो अन्य घटक है उसमें कौन कौन से शामिल हैं? इसमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्द्रता, ये इसमें अन्य घटक होते हैं। अब इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है जो सतत का, इसमें क्या है, इसके लिए है प्राकृतिक और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय, ये आपका नोडल मंत्रालय है। ठीक है, अगर हम सीबीजी के महत्व को देखें तो सीबीजी का महत्व यह है कि इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट है ये आप मेंस में भी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कच्चे तेल संबंधी आयात निर्भरता में क्या आएगी, कमी आएगी, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक होगा। ये जो सीबीजी होगी, पंचामृत जो लक्ष्य जो रखे गए हैं वो उसको स्थापित करने में, उसको प्राप्त करने में ये सहायक होगा। ठीक है, स्वच्छ और किफ़ायती ईंधन की उपलब्धता क्या करेगा, ये सुनिश्चित करेगा, और एनर्जी बास्केट में विविधता लाएगा। बहुत मस्त एकदम ये फ्लो चार्ट है, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये सीबीजी ही नहीं, इस जो ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को पता है आपको, यहाँ पे संधारणी ऊर्जा या फिर मतलब संधारणी ऊर्जा के महत्व में भी इसी को फ्लो चार्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें ये चीज़ हटा देंगे। ठीक, और बाकी सब चीज़ें तो वही सब चीज़ें आप कंटेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम यूज वाली यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि आप किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। हालांकि क्रियान्वयन से संबंधित बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, शासन संबंधी मुद्दे हैं, जैसे नगर निकायों की सीमित तकनीकी क्षमताएँ हैं और कार्यान्वयन की दिशा में बाधा के रूप में यह कार्य करती हैं। कई प्रकार की विनियामकीय मंजूरी लेनी पड़ेगी, जैसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनेक जो मंत्रालय शामिल हैं। इस वजह से क्या है, उद्यमियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक, अब ये क्या है, नई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थन और प्रदान करने के लिए जो केंद्रीय वित्तीय सहायता है, सेंट्रल जो फाइनेंस असिस्टेंस है, उसको अप्रैल 2021 से बंद कर दिया गया है। इससे ये क्या है कि ये भी एक बड़ी बड़ी समस्या आ रही है फंडिंग की। अपस्ट्रीम ऑयल पीएसयू को क्या है कि प्राकृतिक गैस उत्पादन का कार्य देने के बावजूद क्या है, सीबीजी परियोजना स्थापित करने में ये रुचि नहीं दिखा रहे हैं ऑयल पीएसयू जो है। ठीक, गैर विनियमित बायोमास आपूर्ति श्रृंखला है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक, वितरण संबंधी चुनौतियां तो हैं ही, अलग अलग सीएनजी और सीबीजी की कर संरचना की अलग है। इसके वजह से क्या है, सिटी गैस वितरण का नेटवर्क जो है इसको सीबीजी से जोड़ने में समस्या आती है। बाजार क्या है, वो किण्वित जैविक खाद का कोई खरीदार नहीं होने से क्या है, कंपनियां इस क्षेत्र में बहुत कम रुचि लेती हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि सीएनजी कंपनियों का जो सीबीजी कंपनियों का जो है 15 से 20% राजस्व क्या है इसी पर निर्भर होता है, कि मतलब फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको किण्वित जैविक खाद बोला गया है। ठीक है, उपलब्धता क्या है, सीएनजी वाहनों की संख्या कम होने से क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बायो सीएनजी के उपभोक्ता नहीं के बराबर है। ठीक है, अब क्या सीबीजी परियोजना अपेक्षा के अनुरूप क्रियान्वित नहीं किया, अब तक केवल 40 सीबीजी संयंत्र ही जो है वह स्थापित किए गए हैं। तो जो सतत 2018 में इसको शुरू किया गया था, इसके तहत क्या लक्ष्य रखा गया कि 2023 तक जो है, यानी इसी साल तक 5000 सीबीजी संयंत्र स्थापित करना है। तो प्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बन जाता है। पूछिए क्यों, तो इसलिए कि इसकी जो पूरी अवधि है उसमें क्या बताएगा, 2023 और 2023 चल रहा है, 24 पे सवाल बन सकता है कि 5000 सीबीजी संयंत्र कैसे स्थापित हो। ठीक है, या फिर स्थापित हुए या नहीं हुए, मतलब चीज़ें ये सब ये स्टेटमेंट में बनकर प्री में बन सकती हैं। 15 MMT सीबीजी का उत्पादन करना है प्रतिवर्ष, और 50 MMT जैविक खाद का जो है ये मिलियन मीट्रिक टन जो है इसका जैविक खाद का उत्पादन करना है। अब ये सतत का जो लक्ष्य है क्या है, ये भारत के ऊर्जा संबंधी भावी भविष्य के हमारे जो 4 विजन है, 4 स्तंभ, ऊर्जा की उपलब्धता हो, ऊर्जा दक्षता हो, ऊर्जा संधारिता हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, इसको क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, अब सीबीजी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कुछ अन्य पहले भी हैं और आगे की राह है, उसको देखते हैं। अन्य पहले क्या है कि अन्य पहले यह है कि परिवहन के लिए ईंधन के रूप में बायो सीएनजी के उपयोग पर क्या किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। ठीक, राष्ट्रीय जैविक ईंधन निधि 2018 में से क्या है कि सीबीजी और अन्य जो जैव ईंधन इसको उत्पादन को बढ़ावा देना है। गोबर धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तहत क्या होता है कि मवेशियों और जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन में गाँवों को क्या है, आर्थिक सहायता दी जा रही है। आरबीआई ने क्या किया, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को PSL पब्लिक सेक्टर लेंडिंग योजना के तहत क्या किया है कि
सीबीजी परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया है। ठीक, जो फर्मेंटेड जैविक खाद है उसमें क्या है, उसके लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश, यानी इस उद्देश्य से कृषि में जैव उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देना है और सीबीजी संयंत्रों के ठोस और तरल उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करना है। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का क्या है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि बायोगैस, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जैव ऊर्जा के अन्य पहलुओं में क्षमता निर्माण और अनुसंधान को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ऐसे में देखते हैं हम आगे की राह में क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर आगे की राह में यह लिख सकते हैं कि जो समन्वय तंत्र को स्थापित करना चाहिए, जिससे कि जो कार्यान्वयन संबंधी जो मुद्दे उसको सुलझाने के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की बैठकों का क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। वित्तीय सहायता में क्या है, वित्तीय सहायता में सीबीजी संयंत्रों के लिए क्या है, कैंपेक्स आधारित सब्सिडी की जगह उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक, एक वित्तीय संस्थान की स्थापना करनी चाहिए जो क्या है, जो तेल और गैस के सार्वजनिक उपक्रमों के परामर्श से सभी जैव ईंधन और स्वच्छ ऊर्जाओं के लिए ये काम करे। ठीक है, सीबीजी क्षेत्र में विकास के लिए बायोफ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट गारंटी फंड का गठन करना चाहिए। सीबीजी परियोजनाओं को सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ने के लिए पाइपलाइन अवसंरचना के विकास को क्या करना चाहिए, वित्त पोषित करना चाहिए। अब गवर्नेंस में सुधार कैसे होगा, सब्सिडी के वितरण के लिए सिंगल विंडो मंजूरी देना चाहिए, विनियामकी मंजूरियों को सरल और डिजिटलीकृत करना चाहिए। ठीक, और इसी के साथ साथ क्या है, नगर पालिकाओं में अपशिष्ट के प्रकार के आधार पर उससे अलग अलग क्या है, शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल को अपनाना चाहिए। स्थानीय बायो एनर्जी उद्योगों के लिए क्या है, किफ़ायती कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु कृषि बायोमास के निर्यात को प्रतिबंधित या विनियमित करना चाहिए। और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, यानी फीड स्टॉक की गुणवत्ता या विश्लेषण करने तथा वाहन ट्रैकिंग आदि को सक्षम के लिए एआई आधारित सेंसर का उपयोग करना चाहिए, इससे क्या होगा, एक उन्नत बायोमास आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना में मदद मिल सकेगी। तो ये रहे आपके कंटेंट। ये कंटेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं दर्शाई गई हैं। इसको आप एक बार वीडियोस को दोबारा देख लेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैंने इसको लगभग हर एक चीज़ को कंप्लीट करा दिया है। अब यहाँ एक चीज़ छूटा था, ये देखिए टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मैंने बताया था ना कि इसको बाद में देखेंगे। इसमें यह है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के आधार पर प्राकृतिक रूप से ज्वार के बढ़ने, आगे बढ़ने और पीछे हटने की क्रिया क्या कहलाती है, इसी ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इसके संभावित पद्धतियों के दो रूप हैं, एक है ज्वारीय ऊर्जा, इसके तहत क्या है, फ्लड जनरेशन और एब जनरेशन दोनों रूप से जो है दोनों की संयुक्त रूप से ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत पैदा की जाती है। और एक आता है ज्वारीय धारा टरबाइन, इसके तहत क्या है कि ज्वारीय धारा की यांत्रिक गति की सहायता से टरबाइनों को चलाकर विद्युत पैदा की जाती है। ठीक है, ये टरबाइन है और ये ऊपर बैराज होते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो होता है, अब आप देखिए इसमें ज्वारीय ऊर्जा का महत्व क्या है। ज्वारीय ऊर्जा का बहुत महत्व, ये यूपीएससी का डायरेक्ट एक सवाल का सेक्शन हो सकता है। एक सवाल में ये दे सकता है कि ज्वारीय ऊर्जा के महत्व को समझते हुए इनकी समझ चुनौतियों को वर्णन करें। सवाल अगर ऐसे बन सकता है तो आपको ज्वारीय ऊर्जा के महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा विविधीकरण में सहायक है, क्योंकि ये सतत हैं, अपेक्षित हैं और विश्वसनीय है। दूसरा क्या है, वायु की तुलना में जल का घनत्व अधिक होने से पवन ऊर्जा से अधिक क्या है, दक्ष है। ज्वारीय ऊर्जा क्या है, भारत की जो लंबी तटरेखा है उसका दोहन किया जा सकेगा। 7,000 से अधिक किलोमीटर से अधिक भारत की तटीय रेखा है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए एनर्जी मिक्स के अलग अलग विविधीकरण में सहायक है। कार्बन फुटप्रिंट कम करके जलवायु शमन और अनुकूल सुनिश्चित करने में ये सहायक है। यह भारत की पंचामृत प्रतिबद्धता यानी यूएनएफसीसी के COP26 के अनुरूप हैं ये। तो ये ज्वारीय ऊर्जा के प्रमुख महत्व हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब आते हैं हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट, ये इस पे ये रहा आपका कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, आपके GS3 में डायरेक्ट मेंशन है और इस पे सवाल बने हैं प्री में भी। एग्रो फॉरेस्ट्री पे, कृषि वानिकी पे सवाल बने हैं प्री में। आपकी जिम्मेदारी है, आप PYQs को उठाइए और देखिएगा। मैंने आपको पिछले मंथ में बहुत सारे PYQs को बताया था कि कैसे वहाँ से सर्च करते हैं। ठीक है, तो केंद्र ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए एक फैक्ट शीट जारी की है। फैक्ट शीट किसके तो कौन तैयार किया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE। अब आप देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ICFRE जो है ये क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। UPPCS के PYQs उठाइए, UPPCS के। इसमें क्या पूछा, इसमें संगठन, ये ऐसे संस्थान दे देगा, ऐसे जो संस्थान होते हैं उनको दे देगा और पूछ देगा ये कहाँ स्थित है, सीधे पूछेगा कहाँ स्थित है। ठीक, तो ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, ये आपका UPPCS का कंटेंट हो गया। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एग्रीकल्चर,
ICFRE जो है ये कहाँ पे है, देहरादून में है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत क्या है, स्वायत्त परिषद है। यूपीएससी यहाँ पूछेगा कि ICFRE जो है ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है, ऐसे बना के दे देगा, सांविधिक निकाय। नहीं ध्यान देना इसको, ये क्या है, ये स्वायत्त परिषद है, ठीक है, स्वायत्त परिषद है। ये कहता क्या है, देश के वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार की आवश्यकताओं की देखरेख के लिए क्या है, एक संगठन है, अम्ब्रेला संगठन है, ठीक। अब इसके देश में अलग अलग जो मतलब जैव भौगोलिक क्षेत्रों में 9 क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान और 5 केंद्र ये शामिल हैं। तो इसमें ध्यान देना है आपको कि इस फैक्ट शीट में क्या बताई गई है कि बांस सहित 36 जो है अलग अलग प्रजातियों की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को शामिल किया गया है, जिससे क्या है कृषि वानिकी प्रणालियों की से और घरेलू बगीचों में क्या कर सकते हैं, उगाया जा सकता है। अब जो 36 अलग अलग प्रजातियां हैं उसमें क्या है, उसमें ल्यूकेना, ल्यूकोसोफेला और या सुबाबुल और यूकेलिप्टस की अलग अलग प्रजातियां शामिल हैं। यूकेलिप्टस क्या होता है, ये जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में सवाल पीवाई के उसमें बना है। अब किस लिए बना है ये सर्च करना आपका काम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको मैं बता दिया है कि बहुत सी आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही कंटेंट पढ़ते समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो आप सीधे पकड़ लेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बना है, ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो ये काम मैं करा रहा हूँ, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना आपका काम है। मैंने यहाँ पे बता दिया कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। अब IUCN डेटाबेस के अनुसार क्या है, सुबाबुल जो है यानी कि ल्यूकेना ल्यूकोसोफेला क्या है, ये एक आक्रामक प्रजाति है और ये 20 से अधिक देशों में खरपतवार में इसको शामिल किया गया, खरपतवार की सूची में इसको शामिल किया गया है। अब यूकेलिप्टस क्या है, ये भी एक आक्रामक प्रजाति है और सुबाबुल भी एक क्या है, आक्रामक प्रजाति है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, सुबाबुल। यूकेलिप्टस सवाल बना है, सुबाबुल पर भी बन सकता है, क्योंकि इसी फैक्ट सिस्टम में किसको तैयार किया है, कृषि और वानिकी अनुसंधान परिषद ने, और सरकार ने इसको जारी किया है। अब यूकेलिप्टस क्या है, ये यूकेलिप्टस क्या है, ये एक अत्यधिक जल गहन प्रजाति है, ठीक है। अब कृषि वानिकी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कृषि वानिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनने की भरपूर संभावनाएं होती हैं। तो कृषि वानिकी के बारे में जानते हैं कि इसके तहत क्या है, भूमि के निर्धारित हिस्से पर कृषि और वृक्षारोपण के कार्य को क्या करते हैं, एक साथ करते हैं, ठीक। यानी क्या है, मतलब भूमि के निर्धारित हिस्से पर कृषि भी होगी और क्या होगा, वानिकी भी होगी, वृक्षारोपण भी होगा, ठीक है, वृक्षारोपण भी होगा। ये इसी को बोलते हैं कृषि वानिकी। कृषि वानिकी दोनों में क्या है, परस्पर क्रिया और परस्पर निर्भरता होती है। परस्पर क्रिया का मतलब ये है कि दूसरे के बिना पूरी तरह से नहीं चल सकते हैं। और कृषि वानिकी के जो घटक हैं उसमें कौन कौन से हैं, फसल, वृक्ष और पशुधन। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, फसल आता है, ठीक, दूसरा वृक्ष आता है और तीसरा क्या आता है, पशुधन आता है, पशुधन आता है, ठीक है। फसल, वृक्ष और पशुधन 3 चीज़ें आती हैं कृषि वानिकी में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, घटक याद कर लेना है, क्योंकि फसल भी आएगा, वृक्ष भी आएगा और पशुधन भी आएगा। सवाल यूपीएससी मेंस और यूपीपीसीएस प्री और यूपीएससी प्री में भी सवाल यहाँ से बन सकते हैं। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, याद करना आपका काम है, इसको याद कर लीजिएगा। कृषि वानिकी प्रणालियाँ क्या होती हैं उसको देखना है। कृषि वानिकी प्रणालियों को क्या है, निम्नलिखित घटकों के आधार पर अनेक रूपों में इसको वर्गीकृत करते हैं। कैसे क्या है, ये सवाल यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में बन रहा है प्री में, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन किया है। क्या है, एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री सिल्वीकल्चर क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है एग्री सिल्वीकल्चर को। एग्री सिल्वीकल्चर में हम फसल और वृक्ष दोनों को उगाते हैं, ठीक। सिल्वोपास्ट्रॉल, ये क्या है, सिल्वोपास्ट्रॉल में चारागाह यानी पशुधन और वृक्ष दोनों को यहाँ पे रखा जाता है। और एग्रो सिल्वोपास्ट्रॉल में क्या है, फसल, पशुधन और वृक्ष तीनों चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये कोई किताब में तो होगा ही नहीं, किसी किताब में नहीं होगा, मैगजीन इसके लिए इसीलिए मैं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मैगजीन, ठीक है। इसको आप मतलब पढ़ लेंगे, समझ लीजिए आपकी चीज़ें यहाँ तैयार हो जाएंगी। आपको बुक्स में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, सवाल अब यहीं से बनते हैं। तो एग्री सिल्वीकल्चर में क्या है, फसल और वृक्ष दोनों है। सिल्वोपास्ट्रॉल में चारागाह, पशुधन और वृक्ष है। और एग्रो सिल्वोपास्ट्रॉल में क्या है, फसल है, पशुधन है और वृक्ष है। अब कृषि वानिकी के लाभ क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि कृषि वानिकी के लाभ होंगे क्या। तो उत्पादकता में बढ़ोतरी, इससे क्या होगा कि इसमें वांछित वस्तुओं के उत्पादन, भूमि की उत्पादकता में क्या है कि बढ़ोतरी होगी। संधारणीयता में क्या है, ये उत्पादन क्षमता को अस्थायी बनाए रखने में मदद करेगी। और अनुकूलन को, यानी तय कृषि वानिकी की गतिविधियाँ यहाँ पे संपन्न होगी, अनुकूलन को भी बढ़ावा देगी, ठीक। अब एक शब्दावली यहाँ पे है कि कृषि
जलवायु की क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये टर्म जो होते हैं यूपीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूपीपीसी से यहाँ से सवाल नहीं बनाता, यहाँ से यूपीएससी प्री सवाल बनाता है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, जलवायु के संदर्भ में व्यापक एकरूपता वाला क्षेत्र होता है, व्यापक एकरूपता वाला क्षेत्र, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा क्षेत्र कुछ निर्धारित फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर क्या करना है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना क्या है, बिना खाद मतलब खाद, फाइबर, चारा और ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए क्षेत्रीय संसाधनों क्या करना है, वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करना है, ठीक है। तो कृषि वानिकी का महत्व क्या है, ये देखिए आप। कृषि वानिकी का महत्व यूपीएससी मेंस का सवाल ये बन सकता है। महत्व, तो महत्व क्या होगा, कृषि से लाभ होगा, प्रति इकाई भूमि में फसल, वृक्ष और पशुधन का क्या होगा, ज्वाइंट उत्पादन होगा। इसके किसी एक अन्य एकल घटक के संयुक्त उत्पादन से अधिक होता है। संसाधनों की संधारणता में मदद मिलेगी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और रक्षा में सहायता करेगा, प्रदूषण को कम करके, मृदा अपरदन में कमी करके और वन्य जीव प्रवास का निर्माण करके। इनपुट लागत में कमी आएगी, इसके जरिए क्या, इनपुट लागत में बिल्कुल कमी आती है। वृक्ष की पत्तियों के सड़ने से निर्मित खाद और पतलवार के रूप में वृक्ष के अवशेषों से और वृक्षों से प्राप्त होने वाले जैव कीटनाशकों के उपयोग से क्या होता है, इसमें जो इनपुट लागत होती है वो कमी आती है, क्योंकि खाद का जो है वो खुद ही इस यहाँ से बायो खाद मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैव विविधता का संरक्षण होता है, जैव विविधता का संरक्षण होगा। भूखंड पर संयुक्त रूप से क्या होता है, वृक्षारोपण, फसल और पशुधन, इन सारी गतिविधियों से क्या होगा, एक मजबूत और विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का जो है निर्माण होता है। कई सारे प्रजातियों के यहाँ पे आश्रय मिलता है। खाद्य सुरक्षा भी यहाँ पे, खाद्य सुरक्षा, खाद्य के उत्पादन की गुणवत्ता और विविधता क्या होती है, दोनों बढ़ोतरी होती है। और यहाँ पे जो है ये इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। किसानों की आय में यहाँ पे वृद्धि होती है, यानी कृषि वानिकी के नए उत्पाद कृषि कार्यों से जुड़े होते हैं। ये वित्तीय लाभों को बढ़ाते हैं और रोजगार के अवसरों क्या करते हैं, पैदा करते हैं। और कार्बन सिक्वेशन क्या होता है, ये कृषि वानिकी के जरिए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर करने और दीर्घकालीन भंडार को इसको भंडारण करने में इसको क्या होती है, मदद मिलती है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो चुनौतियाँ भी हैं, महत्व है तो इसके समझ चुनौतियाँ हैं, ठीक। तो चुनौतियाँ होंगी तभी इसके समझ में आगे की राह होगी बेहतर। तो चुनौतियों को उसने बेहद पॉइंट वाइज लिखा है, इंपॉर्टेंट है। इसी को आप सीधे अपने मेंस के आंसर राइटिंग में बना सकते हैं, नोट्स यहीं से बना लीजिएगा। क्या है चुनौतियाँ की, उन्नत किस्म के बीजों की कमी है, फसल के उत्पादन पर वृक्षों का नकारात्मक प्रभाव भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक। अलग अलग कृषि जलवायु के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल को अपर्याप्त लेकर और अपर्याप्त अनुसंधान है, ठीक। निवेश पर रिटर्न मिलने में देरी है, इसी कारण क्या है कि क्योंकि वृक्ष बहुत समय बाद काटने योग्य तैयार होते हैं। और वानिकी आधारित जो उत्पाद है उसके लिए बाजार तंत्र का अभाव भी है, और वृक्षों की खेती के लिए प्रोत्साहन का अभाव, ये एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ जो हैं ये हमारे सामने विद्यमान है। तो कृषि को बेहतर बनाने के लिए जो आगे की राह है वो क्या करनी चाहिए आपको, चूँकि उपाय तो लिखना पड़ेगा, चुनौतियां हैं तो उपाय लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि जो अलग अलग कृषि जलवायु के क्षेत्र है उसके लिए कृषि मॉडल वानिकी के नए मॉडल को विकसित करना चाहिए, ठीक। किसान और अन्य उपयोगकर्ताओं को प्रामाणिक रोपण सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, जो कि मतलब जिस पर अच्छे बीज हों, अच्छी चीज़ें हों, ठीक है। और इसके बाद अनुसंधान और विकास, यहाँ पे कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए और बृहद उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल अपनाने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर क्या करना चाहिए, अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए, बाजार तक किसानों की पहुंच में सुधार करना चाहिए, ठीक। प्रभावों का आकलन करना चाहिए, कृषि वानिकी को अपनाने संबंधित परिस्थितियों और सामाजिक प्रभावों को लेकर अनुसंधान करना चाहिए। अतिरिक्त सेवाएं क्या है, अनुसंधान संस्थानों उद्योगों की सहायता से कृषि के किसानों तक तकनीकी ज्ञान की पहुँच में क्या कर सकेंगे, सुधार किए जा सकेंगे, ठीक। तो कृषि वानिकी के लिए सरकार के द्वारा आरंभ की गई कौन कौन सी पहलें हैं वो एक ध्यान देना है। तो कृषि वानिकी पर उप मिशन है, हर मेड़ पर पेड़ योजना, ये सरकार ने ये इसको लगाया था 2016-17 में शुरू किया था। क्या है इस खेतों में फसलों के साथ क्या है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। कृषि वानिकी पर ये उप मिशन है, हर मेड़ पर पेड़ योजना, ठीक। एकीकृत बागवानी मिशन विकास मिशन है, MIDH, इससे क्या है, बागवानी के समग्र विकास के लिए 2014-15 से लागू किया जा रहा है, ठीक। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014, इससे क्या है, फसल और पशुधन के साथ एक पूरक और एकीकृत तरीके से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित और विस्तारित करने के लिए शुरू किया गया है। कई वृक्ष प्रजातियों की कटाई और ट्रांजिट रूल से छूट दी गई है। साथ ही बांस की बड़े पैमाने पर खेती को संभालने के लिए बांस को वन उपज की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे एक ये बन सकता है, ध्यान देना है प्री के लिए, कि बांस को वन उपज की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ये नोट कर लीजिएगा। ये यूपीएससी प्री में सवाल एक बार बना हुआ है, वन उपज की श्रेणी से क्या है, बांस बाहर हो चुका है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको नोट यहाँ पे करा दिया, इसको आप ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसे में मैंने आज आपको 3 आर्टिकल अच्छे से पढ़ाए हैं। एक है कृषि वानिकी, दूसरा है आपका कंप्रेस्ड बायोगैस CBG यानी जो बायोगैस है, और दूसरा क्या है आपका टाइडल एनर्जी।
तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आपको क्या करना, थोड़ा सा मैं तेज़ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्या आधे घंटे की क्लास होती है, इसी में मैं आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराता हूँ। तो दोबारा अगर आप इसको देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तुरंत आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए या फिर यूट्यूब पे नीचे ज़रूर फीडबैक या कमेंट, जो कुछ प्रॉब्लम हो आप सीधे लिख सकते हैं, उसका ज़रूर निदान करेंगे। और जो कुछ प्रॉब्लम होगी उसको ज़रूर कमेंट करके आपका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरे साल भर हम लोग इसी तरह से करंट अफेयर को कंप्लीट कराते रहेंगे। धन्यवाद।